तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको ना ये वाली डायग्राम बनाई हुई थी, इसमें एक दो चीज़ें और लिखी थी, वो मैं लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन ये था कि ई की वैल्यू है 1/3, मतलब इन इलास्टिक कोलिजन है। सेम यही हम इलास्टिक कोलिजन के साथ करके देखेंगे। तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा था। क्वेश्चन में ये लिखा था कि ये जो मास है वो यहाँ से 45 डिग्री ऊपर से रिलीज कर दिया है इसको यहाँ से। तो जैसे रिलीज करेंगे तो क्या होगा? तो सिचुएशन ये है कि ये यहाँ से जाएगा और यहाँ टकराएगा इसके साथ, यहाँ कोलिजन परफॉर्म होगा। कोलिजन के बाद दोनों अपने अपने वेलोसिटी से आगे चल पड़ेंगे। और क्वेश्चन ये पूछा है कि जो सेकंड वाला ब्लॉक है वो कितना ऊपर हाइट तक चला जाएगा, मतलब H2 निकालना है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ। तो ये है यहाँ से 45 मीटर की हाइट पे, यहाँ से इसको रिलीज किया, ये नीचे आएगा। तो ये ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है। उसके बाद यहाँ कोलिजन परफॉर्म होगा क्योंकि पहला आके टकराएगा उसके साथ। तो जब वो दूसरे के साथ टकराएगा तो इन इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी एक्सचेंज तो होगी। इलास्टिक में वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें वही फाइंड करना है कि कितनी वेलोसिटी होगी। जब हमारे पास वो वेलोसिटीज आ जाएंगी इन दोनों की, ठीक है, कंबाइंड की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों की अलग अलग आएंगी। जब वो वेलोसिटीज आ जाएंगी तो उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि इस दूसरे ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है। जब हमें वो पता चल जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि ये बॉल कितना ऊपर तक जा सकते हैं, कितनी हाइट तक। ठीक है, तो अब निकाल के देख लेते हैं कैसे करना है। तो इसमें दो क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया गया। पहला ये गिराने वाला है और दूसरा कोलिजन वाला। ठीक है, तो फर्स्ट है 45 मीटर ऊपर से फेंके। तो देखो, इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका रास्ता जो है वो कर्व्ड है। हमें नहीं पता कि कर्व्ड का आंसर क्या आने वाला है, तो हम वो फाइंड कर लेते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क डन किसके बराबर होना चाहिए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनिशियली इसको रिलीज किया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा। तो u जो है वो 0 है। हमें ये पता करना है कि किस हाइट तक ये ऊपर उठने वाला है, जो सेकंड वाला ब्लॉक है वो। ठीक है, मतलब जो सेकंड वाला बॉल है। कोलिजन होने के बाद इनको वेलोसिटीज मिलेंगी, वो भी निकालनी है हमें। तो वर्क एनर्जी से हम लगा देते हैं। तो देखो, ब्लॉक ए को नीचे गिराने में कौन हेल्प कर रहा है? वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालते थे? मैंने आपको रास्ता बताया उसको निकालने का मेथड, कि सबसे पहले इनिशियल पोजीशन पे एक लाइन लगाओ जो पैरेलल टू ग्राउंड हो, और फिर दूसरी लाइन जो है वो कहाँ लगाओ? ग्राउंड पे या फाइनल पोजीशन पे। तो फिलहाल वो ग्राउंड पे आ रही है, तो ऐसा मान लेते हैं ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड के साथ टच नहीं हो रहा है, ऐसे उड़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो इन्हीं टोटल जो इसमें चेंज आ रहा है वो कितना है? वो है 45 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट 45 है। और इसको जो फोर्स लगेगी वो होगी mg। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा आपके पास वर्क डन बाय ग्रेविटीज mg इंटू 45। तो 45 लिख देते हैं, इज इक्वल टू, फाइनली इस ए के पास एक वेलोसिटी आएगी जब ये यहाँ आके टकरा जाएगा, लेकिन बी रुका हुआ है। तो बी जो है वो रेस्ट पे अभी। तो टकराने से पहले की बात कर रहे हैं, जस्ट टकराने से पहले इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी? वो होगी वी ए, या यू ए लिख लेते हैं उसको। तो हाफ ऑफ एम ए यू ए का स्क्वायर, जो गिर रहा है उसी की बात हो रही है ना, तो बी को कंसीडर नहीं करेंगे, वैसे भी उसका मास भी सेम ही था। एम को एम से उड़ा दो। तो देखो, अगर आप जी की वैल्यू भी पुट करोगे तो ये कुछ ऐसा बनता है फॉर्मूला, यू ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। अब ऐसा क्यों बन रहा है? क्योंकि ओनली अंडर ग्रेविटी गिरेगा ये, तो इसको फ्री फॉल ही बोलेंगे। ठीक है, तो जितना टाइम इसने सीधे गिरने में लगाना था उतना ही ये इस कर्व्ड पाथ पे चल के भी लगाएगा, तो इसलिए कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं आएगा। तो यू ए जो आ गया वो आपके पास सोल्व होने के बाद आ जाएगा। एच को आप 45 पुट करोगे तो आएगा आंसर 30 मीटर पर सेकेंड। तो फ्री फॉल में भी आपको याद होगा कि 3 सेकंड में कितना गिरता था? 5, 15 और 25, विच इज़ 45। ठीक है, चलो एक काम हो गया। अब आते हैं कोलिजन पे। अब नेक्स्ट पार्ट है कोलिजन। अब ऐसा समझो कि ये क्वेश्चन जो है वो चेंज हो चुका है, जो कि क्या होना चाहिए अब?
मैं इस पार्ट को सेपरेट कर देता हूँ। तो देखो अब क्वेश्चन ये है कि यू ए जो है वो आपके पास है 30 बिफोर कोलिजन, यू बी जो है वो 0 है। तो मोमेंटम क्या होगी, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगी आपके पास m इंटू 30 ओनली। फाइनल मोमेंटम क्या होगी आफ्टर कोलिजन, वो हमें निकालनी है। तो अगर मैं बता रहा हूँ आपको कि हमें पता है कि हम क्या लेते थे, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी वी ए लेते थे, सेकंड पार्टिकल की वी बी, है ना। तो अभी भी मैं वही लूँगा वी ए और वी बी। तो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा m इंटू वी ए प्लस एम इंटू वी बी। तो m को कॉमन ले लेता हूँ, वी ए प्लस वी बी, ये आ गया। तो दोनों को इक्वल कर दो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या आ जाएगा, m इंटू वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 30m। m से m को काट दो, क्या बच गया, एक इक्वेशन आ गई वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 30। अब मैं अगली यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ये आपको सब कुछ सॉल्व करना आता है। अब आप चाहो तो खुद वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। देखो बिना लिखे कुछ नहीं पढ़ना है, वरना इन वीडियोस का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो साथ साथ में आपने लिखते जाना है, सॉल्व करते जाना है। फिर अगला देखो, इसको यहाँ रोक देते हैं और दूसरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम, ई का यूज़ करके। तो मैं इस तरह बना देता हूँ, E इज इक्वल टू वी सेपरेशन विच इज़ वी बी माइनस वी ए, ये तो हमें फॉर्मूला पता ही है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सॉरी अप्रोच, अप्रोच तो यू ए ही है। तो लिख दो E की वैल्यू है 1/3 इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाय यू ए, हमारे पास आ गया था 30। तो इसको मैं काट देता हूँ, 10 बच जाएगा। तो देखो सेकंड इक्वेशन बन गई मेरे पास, ये थी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जो है वो यहाँ से आ जाएगी। तो ये भी लिख देते हैं माइनस वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू, ये 10 उस तरफ चल जाएगा, ठीक है। तो ये 10 आ गया, सोल्व कर देते हैं, ये कट जाएगा। 2 VB इज इक्वल टू 40। तो VB कितना आ गया, VB इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो VB जो कितना है चलेगा, 20 मीटर पर सेकेंड। वैसे तो हमें इसी की ज़रूरत है बट हम VA भी निकाल लेते हैं। VA निकालने के लिए क्या करना है मेरे को, बड़ा ही आसान है, इस 20 को उठा के यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो VA इज इक्वल टू 30 माइनस 20, कितना आ गया VA, VA इज 10 मीटर पर सेकेंड। लो, दो काम हो गए, एक क्वेश्चन भी हो गया और साथ में आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ। अब आते हैं अगले पार्ट पे। अब क्या हुआ है, अब आपको एक चीज़ ये पता लग गई, ये जो पहला वाला पार्टिकल है वो 10 मीटर पर सेकंड से चलेगा और जो दूसरा पार्टिकल था वो चलेगा 20 मीटर पर सेकंड से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। तो टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको, ठीक है। तो मतलब अब समझो कि ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है। तो जो बी ब्लॉक है वो यहीं से जाएगा ऊपर की तरफ उड़ता हुआ। तो इनिशियल में उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो फाइनली आएगा हाफ ऑफ m v का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव, तो इसलिए माइनस आ जाएगा। तो माइनस mgh इज इक्वल टू, इनिशियली उसके पास, अच्छा इनिशियली उसके पास वेलोसिटी है, सॉरी, इनिशियली उसके पास वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड, तभी वो ऊपर जाके रुकेगा, है ना। तो इनिशियली देखो क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ फाइनल 0 माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वेयर, एम वी स्क्वेयर कर देते हैं इसको, वी बी स्क्वेयर। तो आ गया हाफ ऑफ एम वी बी का स्क्वेयर, एम से एम कट गया, हाफ से हाफ कट गया,
फिर से सेम फॉर्मूला बन जाएगा वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। तो आपने याद रखना है नीचे से ऊपर फेंको या ऊपर से नीचे फेंको, अगर आपको हाइट पता है और फ्री फॉल हो रहा है तो वेलोसिटी हमेशा यही होगी। तो यहाँ पे वी बी अच्छा वी बी तो हमें पता ही है, हमने तो एच निकालना था। एच इज इक्वल टू, आपको पता है किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो क्या होता है, यू स्क्वेयर बाय 2g, तो वही तो है ये। तो आंसर आ जाएगा 20 मीटर। आपको वैसे भी पता था अगर कोई इसी चीज़ को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंकोगे, क्योंकि इसका रास्ता ऊपर जा रहा है इसलिए हम ऊपर की तरफ बोल रहे हैं, ठीक है। तो हाइट आ गई 20 मीटर, दिस इज योर आंसर। तो हाइट इज 20 मीटर। एक और अच्छी बात है कि जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है, ए ब्लॉक, ये ए ब्लॉक, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो हो सकता है क्वेश्चन ये भी पूछा हो कि ये कितना ऊपर जाएगा। तो अब देखो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो एच इज इक्वल टू यू, तो नहीं लिख सकते इसको, वी ए का स्क्वायर बाय 2g। अगर आप ये निकालोगे तो ये जाएगा 5 मीटर। तो अगर आपसे ए ब्लॉक की हाइट पूछिए तो ये आ गई, बी ब्लॉक की पूछिए तो ये आ गई। दिस इज फुल्ली सॉल्व्ड, ठीक है। अब बिल्कुल सेम वैल्यूज के साथ मैंने अगला क्वेश्चन लिया हुआ है। तो देखो फर्क सिर्फ उसमें इतना होगा कि e इज इक्वल टू 1 है। तो देखो ये बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको कुछ चीज़ें अब आती हैं, जैसे कि अगर इसको मैंने 45 मीटर से फेंका होगा, फ्री फॉल करवाया, u इज इक्वल टू 0, तो नीचे आके टकराने से पहले बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी यहाँ होने वाली है 30 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि दोनों का मास m है तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। वेलोसिटी एक्सचेंज होने का मतलब है कि जो ए ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और जो बी ब्लॉक है उसको सारी वेलोसिटी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि E इज इक्वल टू 1 होने पे क्या होता है, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो वी बी 0 पे आ गया और वी बी 0 पे नहीं आ गया, वी ए 0 पे आ गया, और वी बी जो है उसको आफ्टर कोलिजन जो मिली है वो है 30 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ए के पास 30 थी, उसने टोटल मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया, वो सारा उसके पास आ गया, ए रुक गया और बी भाग गया ऊपर। कितना ऊपर भागेगा? सेम 45 मीटर, क्योंकि कोई लॉस ही नहीं है, जो कि प्रैक्टिकली होता तो नहीं है बट हम मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें 2-3 चीज़ें मिक्स हो गई इसलिए, और e इज इक्वल टू 1 था इसलिए भी। इसी में आपने क्या करना है, e इज इक्वल टू को 0 लेके सॉल्व करके देख लेना है। देखो यहाँ e इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो हमें यहाँ दूसरी इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ई की इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी से काम चला लोगे। ये देखो फर्स्ट मोमेंटम तो आ ही गया, सेकेंड मोमेंटम क्या आएगा, यहाँ पे v प्लस वी आ जाएगा, दोनों की वेलोसिटी v होगी, तो 2mv इज इक्वल टू m इंटू 30, तो वहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो क्योंकि मास बराबर है तो दोनों पार्टिकल्स को आधी आधी वेलोसिटी मिल जाएगी, 15-15। तो अगर e इज इक्वल टू 0 लेके आप सोल्व करोगे तो देखो आप दिमाग लगा के भी कर सकते हो कि मास बराबर है तो मोमेंटम जो है वो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम करनी है तो यही हो सकता है। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं करनी है, हमने बोला वेलोसिटी एक्सचेंज करनी है, तो एक्सचेंज कर दो, 30 इसको दे दो और इसके पास 0 थी तो वो 0 फर्स्ट के पास आ जाएगी। ये इस केस में हुआ था, ठीक है। तो अगर आप e इज इक्वल टू 0 मान के सोल्व करोगे तो देखना इनका जो आंसर आएगा वो मेरे ख्याल से 15 मीटर पर सेकेंड आएगा दोनों का। और 15 मीटर पर सेकेंड से किसी को ऊपर फेंकेंगे तो कितने पे चलेगा वो, वही h इज इक्वल टू 15 इंटू 15, मतलब u का स्क्वायर बाय 2 इंटू जी। तो ऐसे करके आपने चेक कर लेना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। एक और केस ले लेते हैं। अब इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। एक जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हैवी बॉडी, इसका मतलब होगा जैसे दीवार टाइप होगी तो दीवार से टकरा सकता है, या बहुत ही हैवी बॉडी से टकरा सकता है जिसका मास बहुत ही ज़्यादा हो, m, ठीक है, इसके कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा हो। तो इसका मतलब है ये उसको नहीं हिला पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत बड़ा सा ट्रक खड़ा है और आप जाके उस ट्रक को धक्का मारोगे तो आप ही को धक्का वापस लगेगा, ठीक है।
ट्रक मूव नहीं करेगा। तो अगर वो सेट हो गया बिल्कुल तो ठीक है, तो इसलिए ये वो वाला केस आएगा। अब इसमें क्या होगा, बहुत ही आसान है, कोलिजन की तरह एक्ट करना है, बस इसमें एक लाइन का ध्यान रखना है, वो ये होगी कि वेलोसिटी, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है और ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ हैवी बॉडी does not change with, सॉरी विद नहीं, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन जो पहले थी वही रहेगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये रुका हुआ है, मतलब दीवार रुकी हुई है, तो यू भी ज़ीरो हो गया, यू ए आपको यू दे दिए। तो क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हम लेंगे या इन इलास्टिक लेंगे उस पर डिपेंड भी करेगा, तो मैं अभी मान लेता हूँ कि इसी दीवार वाले केस में ई की वैल्यू जो है वो कुछ दी हुई है, 1/2 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो अब होगा क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब ये बॉल यहाँ टकराएगा आके तो इसकी एनर्जी लॉस भी हो जाएगी। इन इलास्टिक का मतलब तो यही होता है, थोड़ी सी एनर्जी इस दीवार में जाने वाली है, बट दीवार मूव नहीं करेगी, तो जो हैवी बॉडी की वेलोसिटी होगी वो वही रहेगी। अभी ज़ीरो है तो ज़ीरो रहेगी। तो उस केस में क्या होगा, देखो, बिफोर कोलिजन तो आपने बना ही लिया, आफ्टर कोलिजन देखो क्या होगा। आफ्टर कोलिजन ये जो बॉल है वो दूर भाग रहा होगा v वेलोसिटी से। अभी कितने से आया, अभी आया u से और दूर भाग रहा है v से, और ये दीवार बेचारी तो कुछ वैसे भी नहीं बोल रही है। तो अगर आप E का फॉर्मूला देखोगे तो उसी से काम बन जाएगा, E इज इक्वल टू वी सेपरेशन अपॉन v अप्रोच। तो देखो सेपरेशन वेलोसिटी कितनी है, दीवार तो सेपरेट हो ही नहीं रही है, तो कौन सेपरेट हो रहा है, v, तो v, और अप्रोच भी कौन कर रहा था, बोल, तो क्या आ गया, u। तो बस हो गया, v बाई यू आंसर, E इज इक्वल टू वी बाई यू। अब आपको जो मर्जी क्वेश्चन देते रहे आप सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए E की वैल्यू 1/2 थी, U की वैल्यू मैंने 10 ले ली, तो देखो V कितना होगा, एनर्जी लॉस हो जाएगी, कितनी लॉस होगी, यहाँ लिख देते हैं, V बाई यू इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू V कितना है, V आपको फाइंड करना है, U दिए 10, तो लिख दो 5, V इज इक्वल टू 5। तो ऑब्वियसली थोड़ी सी एनर्जी लॉस, थोड़ी मतलब E इज इक्वल टू 1/2 है तो 5 मीटर पर सेकेंड से वापस भाग जाएगा वो। तो मेरे ख्याल से ये तो आसान ही था, इसमें बड़ा कुछ समझने वाला है नहीं। हैवी बॉडी की वेलोसिटी याद रखनी है, सेम ही रहेगी, अगर होगी कुछ तो वही रहेगी, नहीं होगी तो भी वही रहेगी। तो ज़्यादा फर्क किस पे पड़ेगा, वही जो बॉल टकरा रहा है आगे, बाकी सब कुछ सेम है। एक और चीज़, अगर इसके बीच का स्टेप बनाना है आपने, ठीक है, इन दोनों के बीच का, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, सेकेंड स्टेप भी यहीं बना देता हूँ। तो देखो जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें मैंने आपको क्या बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, पिचक जाती हैं, तो पिचक गई, तो ये पिचक गई और यहाँ थी दीवार। तो अब इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे इन दोनों की वेलोसिटी होगी कॉमन वेलोसिटी। अब मेरे को बताओ कॉमन वेलोसिटी कितनी होगी, तो जब आप दीवार पे बॉल मारते हो तो कुछ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उन दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, और कितनी होती है, जितनी हैवी बॉडी की होगी, मैंने आपको बताया था हैवी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तो अभी ज़ीरो थी तो ज़ीरो, तो मिनिमम वेलोसिटी होगी ज़ीरो। इसका मतलब 1 सेकंड के लिए वो रुकेगा, और होना भी चाहिए, मैंने आपको बताया था अगर पार्टिकल घूम के वापस आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया होगा जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हुई होगी, ये वही वाला टाइम है। ठीक है, तो ये बन गया आपका एक बड़ा ही अच्छा वाला केस। अब देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या, ये यही वाला केस बनाना था मैंने, एक्चुअली वो पहले ही बना दिया। तो जो दीवार के साथ होगा वही हैवी बॉडी के साथ होगा, हैवी बॉडी मूव नहीं कर रही है, ठीक है, अगर मूव कर रही होगी तो ई उसके हिसाब से आ जाएगा। जैसे मैं इसी में बता देता हूँ, मान लो ये हैवी बॉडी इस तरफ जा रही थी,
2 मीटर पर सेकेंड से, एग्जाम्पल के लिए। और जो ये वाली ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। अब देखो ई क्या लिखेंगे, अब बताओ। ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो फॉर्मूला? तो ई का फॉर्मूला होगा आफ्टर कोलिजन क्या होगा, बड़ी बॉडी तो वैसे ही चलती रहेगी, ठीक है, तो बड़ी बॉडी की वेलोसिटी तब भी 2 ही होगी, और आफ्टर टकराने के बाद सेपरेशन हो रही होगी, और जो दूसरा ब्लॉक है वो क्या कर रहा होगा, वो वापस भाग रहा होगा। तो मैं वाइट से तो बना दिए, ग्रीन से मैं वापस जाने वाला बनाता हूँ। तो ये टकरा के यहाँ से वापस जाएगा, ठीक है। तो मैं इसी तरफ को इसकी वेलोसिटी वी ए मान लेता हूँ, और इसकी आफ्टर कोलिजन जो है वो पहले वाली रहेगी, तो वी ए इज इक्वल टू वी ए, ये यू है। अब देखो जब ये टकराए उसके बाद सेपरेट कौन हो रहा है, दोनों ही सेपरेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब वी ए प्लस वी बी डिवाइडेड बाय, और जब अप्रोच कर रहे थे तो कौन अप्रोच कर रहा था, ऑब्वियसली ये बॉल अप्रोच कर रहा था। जो बड़ा मास है वो तो राइट साइड को ही भाग रहा है, तो वो तो दूर ही भाग रहा है, तो दूर भागने वाले को माइनस लिखना होता है, पास आने वाले को प्लस लिखना होता है। अब ये फॉर्मूला बन गया इस केस में, वी ए प्लस वी बी बाय 8। अब इसमें आप अलग अलग केस कंसीडर कर सकते हो, वो अब आपने खुद करके देख लेना है। क्या करना है, ई को एक बार 1 लो, ई को एक बार 1/5 ले लो, और एक बार ई को 0 लेके देखो, और फिर चेक करो कि वी ए कितना आता है। तीनों केसेस में चेक करना है आपने, ठीक है। तो मैं ऐसा ही क्वेश्चन अगले के लिए ले लेता हूँ। तो देखो क्वेश्चन बड़ा आसान सा है कि वैसे यही वाला केस ले रहा था मैं, बट अब मैंने हैवी बॉडी टकरानी है इसके साथ, ठीक है। तो हैवी बॉडी जो है वो आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड से चलती हुई, और ये मास है m, जो कि अभी रुका हुआ है, तो यू बी इज इक्वल टू रुका हुआ है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन मैं वाइट से बना देता हूँ। तो आफ्टर कोलिजन ये भागेगा वी बी से, ये ब्लॉक भागेगा वी ए से। अच्छी बात ये है कि हैवी बॉडी की वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती, तो वी ए हमें पहले से पता 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या होगी फिर, वाइट वाला आफ्टर कोलिजन है, ठीक है, तो वी भी भाग रहा है, वी ए नज़दीक आ रहा है, यही आएगा ना, डिवाइडेड बाय पहले सेकंड ब्लॉक तो मूव ही नहीं कर रहा है इनिशियल में, देखो इनिशियल में 0 है, तो ना तो वो अप्रोच कर रहा है ना दूर लेके जा रहा है, तो उसको लिखेंगे ही नहीं। लेकिन ये तो अप्रोच कर रहा है बड़ा ब्लॉक, तो इसकी अप्रोचिंग वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी हमें। ये आ गया ई की वैल्यू। अब ई की वैल्यू चेंज कर लेते हैं, जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था ऊपर, ई इज इक्वल टू 1, ई इज इक्वल टू 1/5, ई इज इक्वल टू 0। हमें वी की वैल्यू फाइंड करनी है, वी बी। तो देखो ई को 1 पुट कर दो, जैसे मैं ई को 1 पुट करूंगा तो ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, v माइनस 4/4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या बन जाएगा ये, v माइनस 4 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये भी क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब अगर कोलिजन बिल्कुल इलास्टिक होगा तो क्या होगा, पार्टिकल हैवी बॉडी उसके पास आके 4 से टकराएगी और वो 8 से भागने लग जाएगा। ये कहने का मतलब बहुत ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट देखो, अगर ई की वैल्यू में 1/5 ले लेते, अब देखो ई का फॉर्मूला यही रहेगा, ये चेंज नहीं करोगे आप। अब v माइनस 4/4 इज इक्वल टू 1/5, तो इसको मैं 1/4 ले लेता हूँ सहूलियत के लिए, तो ये 1/4 आ गया। अब देखो 4 से 4 को काट दो, 4 से 4 को काटोगे तो क्या आएगा, v माइनस 4 इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू -4, उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 5 आ गया, ठीक है। अब ई को 0 पुट कर देते हैं, तो जैसे ही मैं ई को 0 पुट कर दूंगा v माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और v इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और होना भी चाहिए था। e इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है, जो सेंटर वाली स्टेज आती थी हमारी टकराने वाली, उसी के साथ मूव करेंगे। और मैंने आपको बताया कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं उस टाइम जब वो टकराते हैं तो, और कॉमन वेलोसिटी में भी किसकी वेलोसिटी होगी यहाँ पे, ऑब्वियसली हैवी बॉडी की, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकती।
तो ये एक सिंपल सा केस है, अब आपको इसको याद रखना है। अब क्वेश्चन जैसे मर्जी बना लो, आपको सिचुएशन यही लेनी है। मतलब अब आपको जब भी ई दिया होगा तो आपको सिचुएशन कंसीडर करनी ही पड़ेगी ई की, उससे आप नहीं भाग सकते। ठीक है, ये कहने का मतलब है। जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि एक मास एम है, वो आया, आके ग्राउंड पे टकराया। कहाँ से गिर रहा है वो गिर रहा है 80 मीटर से। 80 मीटर से गिर के टकराया। अब यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, जैसे ई की वैल्यू दे दी। ई की वैल्यू नहीं देंगे तो वो बोलेंगे कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी इसकी पहले थी, टकराने के बाद वो हाफ होगी, तो बताओ कहाँ तक जाएगा। तो वो उसके हिसाब से आप काइनेटिक एनर्जी पहले निकालोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसमें ही निकाल देता हूँ, तो पहले एक काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं वेलोसिटी वाला भी बता ही देता हूँ। तो अब ई की वैल्यू कुछ भी दी हो सकती है। अगर ई की वैल्यू 1 हुई तो पहले तो ये बताओ कि ये नीचे आके टकराएगा किस वेलोसिटी से। 80 मीटर नीचे जब कोई फ्री फॉल करता है तो किस वेलोसिटी से आके टकराता है वो टकराता है 40 मीटर पर सेकंड से। क्यों? क्योंकि 80 मीटर चलने में उसको 4 सेकंड लगते हैं, है ना। तो अगर आपको याद हो तो 5, 15, 25, 35, देखो बन गए 80। तो 4 सेकंड लगे उसको नीचे गिरने में, ठीक है। अगर E1 हुआ तो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, अगर E1 है तो वापस जाने की वेलोसिटी कितनी होगी? इतनी ही होगी, कोई लॉस ही नहीं होगा। तो ये कहाँ तक जाएगा? ये वापस उसी हाइट तक चल जाएगा। उसी हाइट तक मतलब h इज इक्वल टू 80 मीटर तक। बस ये कहने का मतलब है। दूसरा केस येलो से ले रहा हूँ मैं। तो यही सेम पार्टिकल फिर से आके टकराया, तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, आपने लिख लेना ये सब कुछ। अ, वैसे इसको मिटाने की जरूरत नहीं थी, ये वाला मिटेगा ना, तो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। मान लो ई की वैल्यू मैं दे देता हूँ 1/2। ई 1/2 हो गया। तो यहाँ पे भी दीवार हैवी बॉडी है, तो ई का फॉर्मूला क्या होगा? सेपरेशन अपॉन अप्रोच इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू V/40। तो देखो 20 बचा, होना भी चाहिए था। आधी एनर्जी लॉस हो गई है, तो इसको मिलेगी, अब मिलेगी इसको 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये कहाँ तक जाएगा? अब ये भी आपको पता है कहाँ तक जाने वाला है। ये जाएगा सिर्फ और सिर्फ h इज इक्वल टू 20 मीटर तक। इतना ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है 20 मीटर यहीं आ जाए, तो यहाँ तक जाएगा। कब जाएगा? जब ई की वैल्यू 1/2 होगी, ठीक है। ऐसे ही एक और केस ले लेता हूँ मैं यहीं पे, ताकि आप सब यहीं समझ जाओ। तो आप पीछे करके देख लेना इसको। लास्ट केस में मैं ई इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। तो अब मैं बना रहा हूँ ब्लू से। अगर मैंने ई को 0 ले लिया तो ई को 0 लेते ही क्या होगा? इसका मतलब होता है कोई सेपरेशन होगी नहीं कभी, ठीक है। सेपरेशन नहीं होगी, मतलब V/U इज इक्वल टू ई लिखा था मैंने। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक पार्टिकल ही आना जाना कर रहा है ना। तो V इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये वापस जाएगा ही नहीं, यहीं रुक जाएगा। तो ये कुछ सिंपल से केस हैं और बहुत ही अच्छे केस हैं, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है। तो अब आपको ये अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। खुद करके देखो, अपनी मर्जी से ई की वैल्यू चेंज करो, अपने आप आंसर आएंगे।